जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 22वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत परंपरा, कारण एवं समस्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, जहां पर हम लोग ट्रेडिशन, कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन कोई नई चीज़ नहीं है, यानी कि हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान ये प्रोमिनेंट रूप से हमारे सामने आती है, लेकिन इससे पहले पीछे जाकर देखेंगे कि ये सामाजिक सुधार आंदोलन प्राचीन काल और मध्यकाल के दौरान भी हुआ था। प्राचीन काल के दौरान धर्म में सुधार एवं भौतिकवादी दर्शन के माध्यम से हुआ था, वहीं मध्यकाल में सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन के माध्यम से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे। ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, आप शिक्षित भारतीय नागरिक हैं, ये उससे संबंधित है, क्योंकि आप शिक्षित भारतीय नागरिक हैं तो अपने समाज को समझने में आपको आसानी हो, इसलिए ये आंदोलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के जो समाज है और पहले का जो समाज था, उन दोनों में तुलना करके देखेंगे कि कौन कौन सी बुराइयां हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सामाजिक सुधार आंदोलन। ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन में जो भी सुधार किए गए, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में हमें दिखाई देगा ये अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, कि हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में इन मूल्यों का उपयोग हम लोग वहाँ किए हुए थे। इन मूल्यों को मद्देनज़र देखकर हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। उसके बाद जब देश आज़ाद होता है तो संविधान का निर्माण होता है, और उस संविधान में इस मूल्यों को शामिल किया गया। जो समाज की बुराइयाँ थी उसको दूर करने का कानूनी मान्यता संविधान के माध्यम से दिया गया था। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आइए समझते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन होता क्या है, हुआ क्या था। यह मुख्यतः 19वीं शताब्दी का आंदोलन है, यानी कि 1800 AD के बाद का जो भी समय होगा, उस दौरान क्या क्या सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था उसको देखेंगे हम लोग। हालांकि पीछे जाकर देखें तो प्राचीन और मध्यकाल में धर्म में सुधार लाकर भौतिकवादी दर्शन के माध्यम से समाज में सुधार लाया गया था, क्योंकि समाज की चेतना शिथिल पड़ गई थी। उसको झकझोरने का काम किया भौतिकवादी दर्शन और धार्मिक सुधार। इसके बाद देखते हैं कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन और क्या था 19वीं शताब्दी के दौरान। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जो समाज की संरचना है या मूल्य है, मूल्य के अंतर्गत परंपरा लेंगे, वहाँ के दर्शन शास्त्र से प्रेरित होते हैं। दर्शन शास्त्र समाज के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र वहाँ के समाज के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक धार्मिक जीवन से अलग नहीं था। जो प्राचीन काल का जो समाज था, प्राचीन काल का जो समाज था, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन से अलग नहीं था। आज भले हम लोग पंथ निरपेक्षता अपना लिया, यानी कि व्यक्तिगत जीवन अलग होगा और सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन अलग होगा और धार्मिक जीवन अलग होगा। हम तो पंथ निरपेक्षता अपनाने से यही हो गया कि व्यक्तिगत जीवन अलग होगा, सामाजिक जीवन अलग होगा, यानी कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी कि जो धर्म होगा व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन प्राचीन काल में व्यक्तिगत और सामाजिक धार्मिक जीवन, व्यक्तिगत जो था सामाजिक धार्मिक जीवन से अलग नहीं था, ठीक है ना। तीनों एक मिले हुए थे, व्यक्तिगत जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सारा का सारा एक में मिक्स था प्राचीन काल में। अतः समाज में सुधार लाने के लिए बुराई के जड़ को समझना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा कि आज उस समय की क्या स्थिति थी, समाज की स्थिति क्या थी, व्यक्तिगत स्थिति क्या थी, धार्मिक जीवन क्या था। तो इनको अगर डिटेल में जान लेंगे, अगर इनकी जड़ों को समझ लेंगे तो हम लोग आसानी से सामाजिक सुधार आंदोलन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जड़ों से निदान नहीं करेंगे तो फिर से वो समस्याएं उत्पन्न होगी। केवल पत्तियों को पानी देकर पेड़ों को साफ नहीं किया जा सकता है, उसके जड़ों को सफाई करके पेड़ की सफाई की जा सकती है पूरी तरह से। इसलिए धार्मिक एवं सामाजिक दोनों घुल मिलकर एक ही हो जाते हैं। देखेंगे जो धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन है, घुल मिलकर एक ही हो जाते हैं। इस कारण धार्मिक सामाजिक आंदोलन यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत था उस समय धार्मिक एवं सामाजिक दोनों जीवन एक ही था, ठीक है ना, घुल मिलकर एक ही हो जाता है। इस कारण इसे हम लोग धार्मिक सामाजिक आंदोलन कह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन के अलावा धार्मिक सामाजिक आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन धर्म था हिंदू धर्म था, आगे चल के जब मध्यकाल में इस्लाम धर्म आया और दोनों मिलकर एक नई प्रवृत्ति का जन्म देते हैं, ठीक है ना, जिसे गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी सुधार लाने की बात की जा रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन है धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बराबर ही है।
है, इसमें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इसमें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए एक बड़ा ही मशहूर टर्म है पुनर्जागरण, जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, यानी कि रेनेसा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि पुनः जागरण। इसे दो भाग में बांट के देखेंगे तो इसे पुनः प्लस जागरण कहेंगे, यानी कि फिर से जाग गए। पुनः मतलब फिर से, जागरण मतलब फिर से जाग गए, यानी कि पहले से जगे हुए थे फिर सो गए थे, पहले से जगे हुए थे फिर सो गए, फिर से उसे जगाया जा रहा है। यानी कि कुछ लोग 19वीं शताब्दी के आंदोलन को भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है ना। तो जो कि पुनर्जागरण यूरोप में पहले हो चुका था, 200 साल पहले हो चुका था, वहीं भारत में 19वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो आंदोलन हुआ, भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण कहा गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पुरानी चेतना को जागृत करने का प्रयास किया गया। यानी कि ज़्यादातर दार्शनिक और समाज सुधार हुआ इसमें, यानी कि अतीत की याद दिलाई गई कि आप कितने तार्किक आदमी थे, ठीक है ना, आप सड़े गड़े मूल्यों को कोसे। इस दौरान क्या हुआ कि जो भी भारत में जो समाज सुधार हुआ, उसके लिए क्या किया गया कि आपके अतीत को याद दिलाया कि आप कितने गौरवपूर्ण जीवन जीते थे, आप कितने महान थे, कितने विद्वान थे, दार्शनिक थे, यानी कि तार्किकता को आपको दिखाया गया कि आप कितने तार्किक हैं और आज आप कितने सुस्त हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे जो भी सड़े गले चीज़ है, मूल्यों को, जो भी सड़े गले मूल्य थे इस दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज में, उसको कोसा गया कि ये कितनी गंदी चीज़ें हैं। उसके बाद उसके बाद बताया गया कि चेतना जो आलस्य में थी, यानी कि इस दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान जो चेतना थी, मनुष्य की चेतना थी, समाज की चेतना थी, जो थी वो आलस्य में थी, सोई हुई थी, मूर्छित थी अवस्था में थी, उसको जगाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना, इस आंदोलन के माध्यम से, सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 19वीं शताब्दी का जो आंदोलन रहा, सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण हुआ है, ठीक है। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान नई चेतना का उदय हुआ, एकदम से नई चेतना का। बताते हैं क्योंकि जब भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म था एशिया में ही उत्पन्न हुआ, और जो मुस्लिम धर्म था वो भी एशिया में उत्पन्न हुआ, लेकिन जो ईसाई धर्म था यूरोप में उत्पन्न हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एकदम से नए चेतना का उदय हुआ। जब इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों आपस में टकराए, यानी कि दोनों आपस में मिले, दोनों धर्मों ने एक दूसरे को इनरिच किया, समृद्ध किया, जिसे गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के मूल्यों को अपनाया, इनरिच किया। यानी कि जैसे कि रेल की दो पटरियाँ होती है समानांतर रूप में, उसी तरह बिछाई गई थी, हिंदू धर्म की एक पटरी और मुस्लिम धर्म की एक पटरी, और दोनों ने एक दूसरे को इनरिच करने का प्रयास किया, ठीक है ना। ट्रैक नहीं बदला गया, किंतु जो ईसाई धर्म था भारत में आकर नई चेतना पैदा की, ठीक है ना। तो ईसाई धर्म ने नई चेतना का उदय किया, एकदम नया चेतना था, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र, तर्क और बंधुत्व का मूल्य आते हैं। इससे पहले वाला जो भी धर्म था, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे को इनरिच किया, पर नए तत्वों को नहीं शामिल किया गया। इस जो नए तत्व थे, नई चेतना थी, जिसमें लोकतंत्र, बंधुत्व और तर्क आते हैं, इन दोनों धर्मों के मिलन से नहीं हुआ। केवल ईसाई धर्म जब आया भारत में, तो ये धर्मों का उदय होने लगा भारत में भी। हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास के साथ साथ हमें समाज को भी समझना होगा, क्योंकि इतिहास के साथ साथ समाज को समझना होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्नातक हैं, शिक्षित नागरिक हैं, तो आपके पास सामाजिक दृष्टि जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने समाज की समस्याओं को हल कर सकें। और उसके बाद देखेंगे हम लोग जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे और संवैधानिक विकास को देखेंगे, इस दौरान भी इसका बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था सामाजिक सुधार आंदोलन का, इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है सामाजिक सुधार आंदोलन। अब देखते हैं कि परंपरा क्या था। हमारा टॉपिक था ना ट्रेडिशंस, और ट्रेडिशंस को देखते हैं। जो हमारी जो शुरुआत होती है वैदिक काल से होती है, 1500 BC, याद है ना, आप लोग पढ़ा चुका हूँ मैं इसे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पीछे से जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास मैंने कायदे से वहाँ पढ़ाया हुआ है। यानी कि वेदों से शुरुआत होती है, यानी कि ऋग वैदिक काल। हम लोगों ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। तो पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने शुरुआत किया था ऋग्वेद से, यानी कि उसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ये जो व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की, यह प्रकृति पर आधारित व्यवस्था थी। यानी कि जो भी धर्म था प्रकृति पर आधारित था, जीवन था प्रकृति पर आधारित था। उसके बाद एक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर क्या परिवर्तन आया उसको देखने का प्रयास करेंगे।
जैसे कार्ल मार्क्स का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसको देखिएगा, ये अप्लाई आज भी करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा अपने आसपास के क्षेत्रों पर, अपने समाज पर या अपने गांव ग्रामीण समाज में देखेंगे तो ये सिद्धांत कायदे से काम करते हुए आपको नज़र आएगा, जिसके अंतर्गत थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस आता है। तो क्या था भाई कि कोई भी समाज होता है सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होता है आने वाले समाज की तुलना में, मतलब कि जो उसमें बदलाव आने से पहले जो भी होता है वो प्रगतिशील होता है, यानी कि पहले कोई भी समाज होता है प्रगतिशील होता है। फिर इसमें क्या होता है, कालांतर में समय के साथ इसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन विकारों के खिलाफ विद्रोह होता है, जिसे हम लोग विनम्र रूप में बात करें, विनम्र भाषा में बात करें तो उसे हम लोग सुधार कहते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो पहले कोई भी समाज होता है वो प्रगतिशील होता है, उसके बाद उसमें विकार आता है और इस विकारों को दूर करने के लिए इनके खिलाफ विद्रोह होते हैं, ठीक है ना। और विनम्र भाषा में बात करें तो सुधार कह सकते हैं। धीरे धीरे हो तो सुधार और अचानक हो तो क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो देखते हैं क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है कि सुधार हुआ है या क्रांति हुई है, ठीक है ना। सामाजिक में हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले स्लाइड में कि है जो हमारा धर्म या हमारा जो समाज की शुरुआत होती है ऋग वैदिक काल से, यानी कि हम लोगों ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये जो पूर्व वैदिक काल था प्रकृति के धर्म पर आधारित था, जीवन सरल था, सामान्य था, उसमें उतनी कठिनाइयाँ नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि जो ये अपने कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत होता है कि जो पहले जो समाज होता है जब स्थापित होता है वो प्रगतिशील होता है, फिर उसमें विकार आता है। यानी कि जो हमारा जो समाज था वैदिक काल का वो बहुत थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल का, यानी कि जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, वो थोड़ा प्रगतिशील था। उसके बाद इसमें हमारे समाज में रूढ़िवादी था, फिर उसके बाद कर्मकांड ये सब आने लगते हैं और समाज में विकार आने की शुरुआत हो जाती है, जिसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से होती है, ठीक है ना। इस समय पुराण ग्रंथ वेदों की प्रगतिशीलता खत्म होने लगी थी। यहाँ वेदों की प्रतिक्रियावादी तत्वों को उभरते हुए हम लोग देखते हैं। अब अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया हूँ। उसके बाद यहाँ पर पुरोहित, पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, बलि की प्रधानता होने लगी और वेदों की जो भी प्रधानता थी, वेदों की जो प्रगतिशीलता थी वो खत्म होने लगी थी। शोषण के जितने भी तत्व होते हैं समाज के बरगलाने के, चेतना को सुसुप्त करने के लिए, और पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, ये सारे तत्व जितने थे उत्तर वैदिक काल में आने लगे थे। इसका इतना प्रभाव हुआ, जितने भी समाज को बरगलाने वाले तत्व, चेतना को सुसुप्त करने वाले तत्व, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, ये जितने भी तत्व थे इसका इतना प्रभाव रहा कि हिंदू धर्म के मूल तत्व से ये बंध गए। जो भी हिंदू धर्म थे ये हिंदू धर्म में ये सारे तत्व शामिल हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में इन्हीं चीज़ों पर छूट की जा रही है, यानी कि जो ये उत्तर वैदिक काल के जो मूल्य थे वो हिंदू धर्म से बंध गए थे, वो इन्हीं 19वीं शताब्दी के दौरान उन्हीं मूल्यों पर छूट की जा रही है, उन्हीं चीज़ों पर छूट की जा रही है। यानी कि 3500 साल पहले इस पर छूट हो रही है, 3500 साल से इस पर छूट हो रही है, धीरे धीरे छूट इस पर हो रही है, परंतु ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्टिल आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के विरोध में 600 BC के आसपास, देखिएगा हमने टाइम बताया था कि जैसे कि वैदिक काल होता है 1500 BC से शुरू होता है और 600 BC में इसका समापन माना जाता है, ठीक है ना। तो 1500 से लेकर 1000 BC का जो समय रहता है पूर्व वैदिक काल का होता है। उसके बाद 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में उत्तर वैदिक का काल समय माना जाता है। तो यानी कि उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते 600 BC का समय हो चुका था। उत्तर वैदिक काल के विरोध में 600 BC के आसपास अवैदिक दर्शन आते हैं, जिसमें बौद्ध, जैन, योग, वेदांत ये सारे आते हैं और ये ज़्यादातर बौद्धिक आंदोलन है। ये थोड़ा सा क्या थे, जितने भी थे बौद्ध, जैन, योग, वेदांत ये सारे ज़्यादातर बौद्धिक आंदोलन थे। तो इन बौद्धिक आंदोलनों ने पीछे की जो भी चेतना सुसुप्त हुई थी, समाज में जितनी बुराइयां आई थी या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध ये खड़े होकर, पुरोहितवाद के विरुद्ध खड़े होकर समाज में सुधार लाने का प्रयास किए थे।
इसके बाद गुप्त काल तक हम देखते हैं कि हिंदू धर्म अपने चरम अवस्था पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। पहुंचते पहुंचते हिंदू धर्म प्रबल हो जाता है गुप्त काल में। यहाँ पर मंदिर, बलि, यज्ञ, तंत्र, ये सब की प्रथा शुरू हो जाती है। फिर इसका विरोध होता है। ये जो होते हैं मंदिर की श्रेष्ठता, बलि, यज्ञ, तंत्र, इनके विरोध चीज़ें खड़ी होती है, फिर से इनका विरोध होने लगता है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो 1100 AD के आसपास गोरखनाथ इसके विरोध में आ जाते हैं, ठीक है ना, विरोध करते हुए नजर आएंगे और नाथ परंपरा की स्थापना करेंगे। फिर उसके बाद सूफी एवं भक्ति आंदोलन 1500 AD के आसपास कि इसे 1500 AD के आसपास इन दो आंदोलनों की शुरुआत होती है। ये भी मुख्यतः सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं। ये धर्म के जड़ों पर चोट करते हैं। जो भी ये सूफी होते हैं, भक्ति होते हैं, भक्ति दोनों आंदोलन जो हुए ये धर्म के जड़ों पर चोट करते हैं। ये जानते थे कि धर्म में सुधार किए बिना व्यक्ति के आचरण में सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन एक ही था। आज भले ही हम लोग पंथ निरपेक्षता को अपना लिए हैं तो व्यक्तिगत जीवन अलग हो गया है, धार्मिक जीवन अलग हो गया है, ठीक है ना। आचरण धर्म से ढका हुआ था, इस वजह से धर्म के में सुधार करना ज़रूरी था, और धर्म में सुधार करेंगे तो हमारे समाज में भी सुधार हो जाएगा। भक्ति काल का समय 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान रहा है। उसके बाद देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल आता है, जिसे हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी स्टार्ट जो होती है सामाजिक सुधार आंदोलन की प्राचीन काल से होते हुए आधुनिक युग तक पहुंचती है। प्राचीन काल में अवैदिक दर्शन के रूप में हमेशा दिखाई देते हैं, तो वहीं मध्यकाल में नाथ परंपरा तथा सूफीवाद और भक्ति काल के माध्यम से सुधार नज़र आते हैं। वहीं आधुनिक काल में पुनर्जागरण के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी कि समय समय पर ये सामाजिक सुधार आंदोलन होते रहे हैं। इसकी रूप, कार्य प्रणाली, तत्व, भाषा और साधन अलग अलग रहे हैं, किंतु बात वही रही है। इसमें यानी कि सुधार किया ही गया है सामाजिक सुधार आंदोलन में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कारण क्या रहे हैं। 19वीं शताब्दी में क्या कारण था कि लोगों में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए प्रेरित किया, लोगों को सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो समाज में सुधार के कारणों को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो आते हैं उनका चरित्र उपनिवेशवादी होता है, और ये भारत का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारी आर्थिक दुर्दशा होती है। जिससे पहले वाले अध्याय में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद हमारा आधुनिकीकरण भी हुआ था, विचारों में नई चेतना आई थी और हमारा एकीकरण भी हुआ था। ये लाभ हुआ था मानसिक स्तर पर। ये मानवतावाद को दृष्टि जोड़ देते थे, यानी कि मानवतावाद के तत्व हमारे अंदर प्रवेश करने लगे थे। यानी कि सभी मनुष्य समान है। तर्कशास्त्र, हर चीज़ को परखने की कसौटी तर्क होनी चाहिए, कोई परंपरा और धर्म ग्रंथ नहीं। तर्क जो होती है वो सारी चीज़ों को परखने की कसौटी होती है। उसके बाद लोकतंत्र के मूल्य आने लगे। सभी लोगों को आकांक्षा है कि सभी लोग समान, सभी लोगों को आकांक्षा में है कि उनको सम्मान मिले, यानी कि सभी लोगों की आकांक्षा का सम्मान करता है ये लोकतंत्र। उसके बाद देखते हैं कि मानवतावाद, अभी तो मैंने बताया इसे लिंक करके कि इसने जातिवाद का विरोध किया, धर्म में समानता लाने की बात कही और सभी वर्गों को एक समान समझा जाने लगा। इसके अंतर्गत मानवतावाद के अंतर्गत इसके बाद देखेंगे कि विश्व में एक क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति 1789 AD में, जहाँ पर हम लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य पाते हैं। ये भी भारतीयों में प्रवेश करने लगा था। विचारकों का प्रभाव, रूसो, वॉल्टेयर और मिल्स, इनके विचारों का प्रभाव भारत में भी प्रवेश होने लगा था। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर होने लगा था, जिनका संबंध मानवीय मूल्यों एवं तर्क से होता था। इसका प्रभाव भारत में पड़ा, खासकर शिक्षित वर्ग ज़्यादा इस चीज़ों से प्रभावित हुआ। अंग्रेज़ों का भारत आने के बाद यूरोप के साथ साथ विश्व के अन्य भागों का साहित्य भारत में आया और उनके विचार भारत में प्रवेश करने लगे थे। कुछ भारतीय शिक्षा लेने के लिए विदेशों में जाने लगे थे, कुछ भारतीय शिक्षा लेने के लिए विदेशों में गए थे। वहाँ के आचरण, जीवन पद्धति, मूल्य, जीवन स्तर को भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे कि कुछ भारतीय विदेशों में गए और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ के आचरण, जीवन पद्धति, मूल्य बहुत ही उत्तम किस्म के हैं। ये सारी चीज़ें भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित की। यहाँ तक कि विवेकानंद जो भारतीय दर्शन के महान प्रवक्ता थे वो भी प्रभावित हुए थे विदेशी मूल्यों से, जीवन पद्धति से, ठीक है ना, कुछ मूल्यों से, सारे मूल्यों से नहीं। और वे देखते हैं इसमें कारण क्या थे। भारत में ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही थी, जो कि भारत में ईसाई मिशनरियाँ थी, काम कर रही थी और धर्म परिवर्तन में
लगी हुई थी, ठीक है ना। इनका सेवा भाव उन लोगों के प्रति ज़्यादा था जिनको हमारे समाज ने बहिष्कार कर रखा था, जैसे कि SC ST और अछूत, तथाकथित SC ST और अछूत वर्ग के लोगों को हमारे समाज ने बहिष्कार कर रखा था। उनके प्रति इनकी सेवा भाव बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हमें यह डर लगने लगा कि कहीं इनको नहीं संभालते हैं, अगर हमें डर लगने लगा कि इनको हम नहीं संभालते हैं तो ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मानव की समानता कार्य के रूप में परिवर्तित होने लगी थी, ठीक है ना। तो इसको संभालना वो कार्य के रूप में परिवर्तित होने लगा था। अंग्रेज़ों का शासन की जो प्रणाली थी हमें एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है ना। एकीकरण हुआ हमारा, जैसे कि पूरे देश को एक कर दिया और पहली बार एहसास होने लगा कि हम भारत में रह रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोगों को लगता था कि हम किसी राज्य के सदस्य हैं, किसी रियासत के सदस्य हैं, लेकिन पहली बार ऐसा एहसास हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। एक प्रशासन, न्याय व्यवस्था, पुलिस, कानून, असंतोष, ये सारी चीज़ें जो थी हमें एहसास दिलाई कि हम एक हैं। इस कारण पहली बार देश ने महसूस किया कि हम एक हैं एवं हमारा दुश्मन एक है। वो कौन थे? ब्रिटिश थे। इसके अलावा देखेंगे ब्रिटिश शासक थे हमारे यहाँ जो शासक थे वो ब्रिटिश थे, क्योंकि पूरे भारत पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया था। समाजशास्त्र का नियम होता है कि शासक के मूल संस्कृति को शासित वर्ग, यानी कि हम लोग शासित वर्ग में आते थे, शासित वर्ग के लोग बहुत तीव्र गति से अपनाते हैं और मनोविज्ञान में धारणा होती है कि शासक हमसे श्रेष्ठ हैं तो इनके मूल्य भी हमसे श्रेष्ठ होंगे। ये भी भावना हमारे अंदर आई। इसका भी प्रभाव भारतीय चेतना पर ज़बरदस्त तरीके से पड़ा। शिक्षित वर्ग अपने को अंग्रेज़ बनाने एवं समझने में गर्व की अनुभूति करता था। अंग्रेज़ों की तरह खाना पीना, रीति रिवाज, पहनावे, ये सारी चीज़ें जो भी थी अंग्रेज़ों की तरह अपनाने में भारतीय गर्व महसूस कर रहा था। अंग्रेज़ों की पद्धति अपनाने में गर्व एवं स्वाभिमान की बात होता था। और आज भी यह हमारी भाषा के स्तर पर दिखता है कि हम लोग स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज या अपनी जो मातृभाषा होती है उसमें बोलने में हिचकिचाते हैं, जबकि अंग्रेज़ी बोलने में शान महसूस करते हैं। तो आज भी हमें भाषा के स्तर पर यह प्रभाव भारतीयों में दिखता है कि हम अंग्रेज़ों का जो भाषा है उसे अपनाने में गर्व एवं स्वाभिमान महसूस करते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण नई सामाजिक संरचना बन रही थी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और पूरे विश्व में नई सामाजिक संरचना बन रही थी। मध्य वर्ग का उभार हो रहा था। मध्य वर्ग उभार जो नई के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहा था, जिसके कारण ज़रूरी हो गया था कि समाज में बदलाव लाया जाए। इसके बाद भी देखते हैं। उसके बाद काउजेस को देख रहे थे, कारणों को देख रहे थे। उसी में था कि उस समय के नेता जो भी थे, उस समय के नेता एवं समाज सुधारक समझ गए थे कि जब तक हम प्राचीन संरचना को ध्वस्त नहीं करेंगे, प्राचीन विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसे हम अपने यहाँ नहीं ला सकेंगे। यानी कि जो प्राचीन परंपरा मूल्य है औद्योगिक क्रांति के विरुद्ध में है, ठीक है ना। हम गुलाम थे, गुलामी से मुक्ति परंपरागत चेतना से संभव नहीं है। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और इस गुलामी से मुक्ति के लिए नई चेतना की ज़रूरत होती है। परंपरागत चेतना से हम गुलामी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अंग्रेज़ों की चेतना अग्रगामी है और हमारी चेतना जो थी पश्चिमगामी थी। हम अतीत को जी रहे थे, इससे हम गुलाम ही बने रहेंगे। इसलिए हमें अग्रगामी चेतना की ज़रूरत होगी। इससे मुक्ति के लिए देश की चेतना जागृत करनी होगी, यानी कि पश्चिमगामी जो भी मूल्य थे, चेतना थी, उसको मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रवादी भावना को ज़रूरत थी, ठीक है ना। इससे मुक्ति के लिए देश की चेतना जागृत करने के ये जो पश्चिमगामी जो विचार थे हमारे इससे हम लोग अतीत में जी रहे थे और हम गुलाम बने ही रहेंगे। इससे मुक्ति के लिए हमारी चेतना को जागृत करना होगा, राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना होगा। इसके लिए जाति व्यवस्था तथा अन्य बुराइयों को से उबरना होगा, तभी राष्ट्र एक होगा। मूल्यों को बताना होगा, चाहत पैदा करनी होगी ताकि उन्हें पाने की आकांक्षा या आग पैदा हो। फिर वह भाव अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रज्वलित होकर उनको देश से बाहर करेंगे। इसलिए भी सामाजिक सुधार आंदोलन किया जा रहा था। एक स्वतंत्रता संघर्ष की भी ज़रूरत थी हमारे लोगों के अंदर नई चेतना भरने के लिए। सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक ज़रूरत भी थी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि समस्याएं क्या थी, ठीक है।
अब थोड़ी समस्याओं को देखते हैं कि किन किन समस्याएं जो समय समाज में मौजूद थी उनमें सुधार लाने की बात की जा रही थी। ये जो समस्या है आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने मौजूद है, थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद है। जिन तत्वों में सुधार लाना है, उसको खंडित करना है, उसे ख़त्म करना है या उसे जड़ से उखाड़ना है, वो समस्याएँ क्या थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उस समय जितने भी संगठन थे, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सामने एक जैसी समस्याएं थी और ये इन्हीं पर चोट करने लगे थे। उसके बाद देखेंगे धर्म में समस्याओं को देखें, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा, बलि, ये समस्याएं मौजूद थी, जिसे आगे चल के हम देखेंगे कि पेरियार और ज्योतिबा फुले निम्न जातियों की स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद समाज में समस्याओं को देखें तो जाति व्यवस्था बहुत प्रोमिनेंट से मौजूद थे, जो आज भी है, जिस वजह से समाज विखंडित हो रहा था, उसे हम कैसे एक करेंगे। शूद्र जो आबादी का 20% था, समाज से बहिष्कृत था, उसे मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे। अस्पृश्य नारियों की खराब दशा सभी वर्गों में थी, जिसमें था कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं थी। इनकी जो विधवाएं थी जो नारकीय स्थिति में जी रही थी, तिरस्कृत जीवन जी रही थी, बहुपत्नी विवाह की स्थिति थी, बाल विवाह की व्यवस्था था, बाल हत्या की परंपरा भी थी, जिसमें कन्या हत्या ज़्यादा प्रमुख रूप से था। इनके विरोध में लड़ना था। ये बुराइयाँ समाज की चेतना को जकड़ कर रखी हुई थी। समस्याओं में देखिए कर्मकांड, जाति प्रथा, नारी की दुर्दशा, शिक्षा में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा था। इसके बाद जाति व्यवस्था में देखिए अस्पृश्यता, जाति भेद, मंदिरों में भेद, कुएं से पानी न भरना मौजूद था। यानी कि सामाजिक समस्याओं का जन्म धर्मशास्त्रों से हुआ है, ऐसा माना जाता था, जिसे कि मनुस्मृति, जहाँ पर नारियों की स्थिति को नीचे दिखाया गया है। कर्मकांड यानी कि धार्मिक समस्या हैं। तो ये देख लीजिए, ये समाज के साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, कुछ धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसे सामाजिक सुधार आंदोलन को धार्मिक सामाजिक सुधार कहा भी जाता है। तो इसको कहने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो ये रही अपनी सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने परंपरा, कारण और समस्याओं को देखा। अब अगले अध्याय में हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण रहे हैं, कौन कौन सी प्रथाओं का उन्होंने उन्मूलन किया भारत से, उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।